नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ ये जलवायु से संबंधित है। और जो हम लोग का आर और जो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है मेंस का, उसमें जो निबंध लिखने के लिए आता है तो उसमें देखें तो खंड ख में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और जलवायु परिवर्तन संबंधित निबंध लिखने के लिए पहले देखा जाए तो आ भी चुका है। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो लेख है वो क्या दिया है। उससे पहले कल में मेधा में देख लेते हैं। साथ आना शुरुआत है, साथ बने रहना प्रगति है, और साथ में कार्य करते रहना क्या है तो सफलता है। क्या है आज का लेख? तो अनदेखी से बिगड़ती पारिस्थितिकी। तो देखें तो पारिस्थितिकी क्या होता है हम लोग जाने तो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत देखा है तो क्या होता है तो समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और देखें तो सबसे पहले पारिस्थितिकी को कौन परिभाषित किया था तो कौन किया था तो ये अर्नेस्ट हेकर। ये कहाँ के थे तो ये जर्मनी के थे। इन्होंने क्या किया था तो इसको परिभाषित किया था, ठीक है। और देखें तो एक और फैक्ट बनता है कि पारिस्थितिकी शब्द को किसने गढ़ा था तो ये आर्थर टेंसले ने गढ़ा था। किसने? तो आर्थर टेंसले ने इसको गढ़ा था, ठीक है, बनाया था। अब चलिए देख लेते हैं क्या दिया है आज का लेख जो है कि तो दीर्घकालिक निम्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियाँ और शुद्ध शून्य लक्ष्य अगर पूरी तरह से क्रियान्वित किए जाए तो 2022 के स्तर की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 6% और 2050 तक कितना तो 56% की कमी आ सकती है। कितना तक? 2030 में कितना तो 6%, वही 2050 तक तो कितना तो 56% की कमी आ सकती है। आगे देख लेते हैं क्या है। पर्यावरण को भारी नुकसान और जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया का ध्यान लगातार भविष्य की गंभीर चुनौतियों की ओर नज़र बना हुआ है। भारी विनाश के आसार नज़र आने के बावजूद स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के एक ताज़ा अध्ययन में खुलासा हुआ है कि जीवाश्म ईंधनों की खपत और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि अक्षय ऊर्जा स्रोतों में हुई वृद्धि के कारण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि अक्षय ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। वही आगे क्या कर रहा है इसमें देखें तो वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा की खपत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर 620 एक्साजूल पर पहुंच गई है। पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 40 गीगाटन के पार चला गया है। यह रपट विश्व मंच और पर्यावरण विश्लेषकों को यह समझने में मदद करती है कि निकट भविष्य की चुनौतियां कितनी भयावह हैं। वैश्विक तापमान में 1 डिग्री का हर अंश प्राकृतिक प्रणालियों, मानव समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम उत्पन्न कर सकता है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2022 के स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 37 गीगाटन की कटौती करने और 2050 तक ऊर्जा क्षेत्र में शुद्ध और शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की क्या है तो आवश्यकता है। कुछ प्रगति के बावजूद ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों की वर्तमान तैनाती और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों के 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने के लिए पेरिस समझौतों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है तो आवश्यक स्तरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुकूल मार्ग के लिए समाज द्वारा ऊर्जा के उपभोग और उत्पादन के तरीके में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। दीर्घकालिक निम्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियाँ और शुद्ध शून्य लक्ष्य अगर पूरी तरह से क्रियान्वित किए जाते हैं तो 2022 के स्तर की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 6% और 2050 तक 56% की कमी आ सकती है। हालांकि अधिकांश जलवायु प्रतिज्ञाओं को अभी विस्तृत राष्ट्रीय रणनीतियों और योजनाओं में तब्दील और क्रियान्वित किया जाना है, जिसके लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन चाहिए। नियोजित ऊर्जा परिदृश्य के अनुसार ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन अंतर 2050 तक 34 गीगाटन तक पहुँचने का अनुमान है। 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बने रहने के लिए हर साल करीब 1000 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की ज़रूरत होती है। 2 साल पहले वैश्विक स्तर पर करीब 300 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ी गई, जो नई क्षमता का कितना था तो 83% है। जबकि जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा के लिए संयुक्त हिस्सेदारी 17% है। अक्षय ऊर्जा की मात्रा और हिस्सेदारी दोनों में पर्याप्त वृद्धि की क्या है तो ज़रूरत है, जो तकनीकी रूप से क्या है तो संभव भी है। सन 2022 में रिकॉर्ड अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है। इस वर्ष जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का उच्चतम स्तर भी देखा गया है, क्योंकि कई सरकारों ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उच्च ऊर्जा कीमतों के झटकों को कम करने की कोशिश की है। सभी ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश में 2022 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फिर भी जीवाश्म ईंधन में पूंजी निवेश अक्षय ऊर्जा निवेश से लगभग दोगुना था। जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा सामर्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होने कारण सरकारों
को यह सुनिश्चित करने के लिए निवेश सही रास्ते पर है। अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। ऊर्जा संक्रमण संकेतक ऊर्जा क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण तेजी की क्या है तो आवश्यकता दर्शाते हैं। भविष्य में ये स्थितियाँ निवेश की ज़रूरतों और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते प्रभावों को लागत को भी बढ़ाएंगी। दूसरी ओर अच्छे ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद जीवाश्म ईंधनों की बढ़ती मांग भी गंभीर चिंता का क्या है तो विषय है। इससे पता चलता है कि स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को मुकाबला दुनिया नहीं कर पा रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की दिशा में दुनिया को ऊर्जा उत्पादन में जिस बदलाव की जरूरत है उसकी गति अभी भी अपेक्षित नहीं है। जानकर जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल में गिरावट न आने पर चिंता जताते हुए बताते हैं कि ऐसे वर्ष में जहां हमने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के योगदान को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते देखा, दुनिया में ऊर्जा की मांग का स्तर भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब है कि जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा के हिस्से में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी करीब कितना है तो 55% है। भारत इसे अपने लिए सबसे अहम जीवाश्म ईंधन बताता है क्योंकि देश में कोयला का बड़ा भंडार है। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में काफ़ी विकास किया है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में इनकी भागीदारी अभी भी काफ़ी कम है। एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया भर में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल एक जैसा नहीं है। मसलन यूरोप में जीवाश्म ईंधन खपत का रुझान देखें तो बदल रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से यह पहली बार यहाँ जीवाश्म ईंधनों में से मिलने वाली ऊर्जा का स्तर 70% से नीचे रहा है। इसकी एक वजह यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूसी गैस की खपत में कई कमी भी है। जर्मनी का कार्बन उत्सर्जन 7 दशक में सबसे कम रहा है और कोयले की कम खपत में इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका में भी कोयले के इस्तेमाल में 17% तक की गिरावट आई है। भारत में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल देखा है तो बढ़ा है और इनकी कुल खपत में 8% की देखा है तो वृद्धि हुई है। कितना तो 8% की वृद्धि हुई, किसमें तो जीवाश्म ईंधन में। देश में ऊर्जा की मांग बढ़ी है, तकरीबन पूरा हिस्सा जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से पूरा हो रहा है। चीन में एक और जहां सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी कम काम हुआ है, वही पिछले वर्ष तक यहाँ भी जीवाश्म ईंधनों का उपभोग 6% बढ़ा है। हालांकि अक्षय ऊर्जा स्रोतों में चीन के बड़े निवेश में जानकार काफ़ी क्या है तो संभावनाएं देखते हैं। पिछले वर्ष दुबई जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहली बार तेल, गैस और कोयले से दूरी बनाने में सहमत हुआ था। इस बात पर भी सहमति बनी कि सदस्य देशों की 2030 तक वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और उसी अवधि के भीतर ऊर्जा दक्षता की दर को 2 गुना करने का प्रयास करना चाहिए। 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को 0 तक कम किया जाना चाहिए और इस प्रकार जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया और अमान्यता दी कि नवीकरणीय ऊर्जा जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के लिए वैश्विक समाधान है। सवाल है कि उस जलवायु सम्मेलन के निर्णयों की दिशा में अब तक कैसी पहल हो सकी है। बदलती जलवायु, दूसर पर्यावरण, मानसूनी विचलनों के बीच इस बार की गर्मी ने कहर बरपा दिए हैं, तब भी आंखें खुल जाए तो गनीमत है। पिछले वर्ष दुबई जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहली बार तेल, गैस और कोयले से दूरी बनाने पर सहमत हुआ था। इस बात पर भी सहमति बनी कि सदस्य देशों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की और उसे अवधि के भीतर ऊर्जा दक्षता की दर को 2 गुना करने का प्रयास करना चाहिए। 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को 0 तक कम किया जाना चाहिए। देखिए कितना लक्ष्य है 2050 तक। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया और मान्यता दी कि नवीकरणीय ऊर्जा जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के लिए वैश्विक समाधान है। तो देखा है तो आज का जो लेख है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और पर्यावरण से हम लोग के संबंधित दिया हुआ है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कैसा लगा कैसा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।